इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई सिविल केस जब किसी कोर्ट में चलता है तो उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि सिविल केस की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में। तो देखिए, सबसे पहले कोई कोर्ट में जाता है, केस लगाता है। सिविल केस जो लगाता है उसको प्लेंटिफ बोला जाता है। जिसने केस लगाया उसको बोला जाता है प्लेंटिफ। और जो वो डॉक्यूमेंट लगाता है कि मुझे ये अधिकार मिलने चाहिए, मुझे ये रिलीफ मिलना चाहिए, उसको बोला जाता है प्लेंट। अब प्लेंट क्यों बोला जाता है इसको, और प्लेंट किसको कहते हैं? देखिए, जो रिटन में कोई डॉक्यूमेंट्स देता है कोर्ट में जाकर, जैसे मान के चलिए किसी ने किसी से पैसे लेने हैं, रिकवरी का सूट करना है कि मुझे इस व्यक्ति से, जैसे ए नाम का व्यक्ति है वो कोर्ट में गया और उसने बी नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपया लेना है, तो उसने सिविल केस कर दिया रिकवरी का, रिकवरी सूट। तो उसको जो डॉक्यूमेंट वो देगा कोर्ट में रिटन में, उसी को प्लेंट बोला जाएगा। या किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, उसके लिए उसे जब कोर्ट में जाना पड़ेगा तो लिखित में देना पड़ेगा। तो जो लिखित में डॉक्यूमेंट्स देता है वो जो केस करता है उसी को प्लेंट बोलते हैं। और जो प्लेंट दायर करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ केस होता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। तो पहले तो प्लेंट आती है कोर्ट में, उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है उसको नोटिस जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और जब वो कोर्ट में पेश होता है तो वो रिटन स्टेटमेंट दायर करता है। रिटन स्टेटमेंट होता है कि जो डिफेंडेंट होता है, जिसके खिलाफ केस होता है, वो अपना जवाबी दावा दे। मतलब जो प्लेंट उसके खिलाफ लगी है, जो उसके खिलाफ केस लगाया गया है, उसका वो जवाब दे कि उसको क्या जवाब देना है उसके बारे में। जो प्लेंटिफ ने प्लेंट लगाई है, जो रिलीफ उससे मांगे हैं, उसमें उसका क्या कहना है, तो वो रिटन में जवाब देगा। उसको बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट। किसके द्वारा दी जाती है? डिफेंडेंट के द्वारा, जिसके खिलाफ केस लगा है। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई कि प्लेंट दायर की प्लेंटिफ ने, उसके बाद डिफेंडेंट को नोटिस हुआ। जब डिफेंडेंट आया कोर्ट में तो उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल की। रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए टोटल 90 दिन मिलते हैं कोर्ट के द्वारा। अगर 90 दिनों के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं की गई तो वो उसका जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का अधिकार है वो स्ट्रक ऑफ हो जाता है। मतलब उसके बाद वो रिटन स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा और ना ही अपना कोई एविडेंस दे पाएगा। सिर्फ क्रॉस कर सकता है वो विटनेसेस को, जो प्लेंटिफ के विटनेसेस होते हैं। तो ये तो हो गई रिटन स्टेटमेंट तक बात। उसके बाद जब रिटन स्टेटमेंट आ जाती है तो प्लेंटिफ को एक मौका और मिलता है कि वो रेप्लिकेशन दे सके। रेप्लिकेशन किसके द्वारा आती है? प्लेंटिफ के द्वारा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का सिंपल शब्दों में मतलब है जवाब का जवाब। देखिए, सबसे पहले प्लेंटिफ ने प्लेंट लगाई, उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसने अपना जवाब दिया रिटन स्टेटमेंट में। और जो रिटन स्टेटमेंट ने उसमें बातें कही हैं, जो उसने ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उसको दोबारा से साबित करने के लिए रेप्लिकेशन का मौका दिया जाता है प्लेंटिफ को कि रिटन स्टेटमेंट की किसी बात को अगर आप काटना चाहते हैं तो आप रेप्लिकेशन दे सकते हैं। इसमें रिटन स्टेटमेंट का जवाब होता है। तो ये रेप्लिकेशन प्लेंटिफ के द्वारा दी जाती है। जब रेप्लिकेशन आ जाती है उसके बाद इशू फ्रेम किए जाते हैं। इशू फ्रेम किसके द्वारा किए जाते हैं? कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा, जज साहब के द्वारा। इशू फ्रेम होते कैसे हैं? जो दोनों प्लीडिंग्स होती हैं, प्लीडिंग्स बोला जाता है प्लेंट को और रिटन स्टेटमेंट को। तो दोनों की प्लीडिंग्स को देखते हुए ये देखा जाता है अदालत के द्वारा कि इनमें लड़ाई झगड़े का जो मेन इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, लड़ाई क्यों है इन पर, कि इनमें कौन कौन से जो रिलीफ हैं वो मेन पॉइंट्स निकाले जाते हैं दोनों की प्लीडिंग से। और 5, 10, 12, 15 जितने भी हैं वो पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। उन्हीं को इश्यूज़ बोला जाता है कि ये मेन इशू हैं इन दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो आगे जो केस चलता है वो इन इश्यूज़ पर ही चलता है। जो आर्गूमेंट्स होती है, जो विटनेसेस आते हैं, जो भी एविडेंस होती है, इन मेन इश्यूज़ पर ही होती है। अब इशू फ्रेम कर दिए गए कोर्ट के द्वारा, उसके बाद क्या आता है? प्लेंटिफ का एविडेंस आता है। प्लेंटिफ का एविडेंस आता है। जो प्लेंटिफ होता है, जिसने केस लगाया होता है, उसको अदालत के द्वारा बोला जाता है कि आप अपना एविडेंस पेश कीजिए, अपने विटनेसेस को कोर्ट में पेश कीजिए, उनकी गवाही करवाइए। उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? प्लेंटिफ के विटनेस का डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के एडवोकेट करेंगे। फिर जब प्लेंटिफ एविडेंस क्लोज हो जाता है फिर डिफेंडेंट को बोला जाता है कि अब आप अपना एविडेंस दीजिए। फिर जो डिफेंस में एविडेंस दिए जाते हैं, जो विटनेसेस आते हैं, उनका फिर क्रॉस भी होता है। क्रॉस होता है प्लेंटिफ के एविडेंस, प्लेंटिफ के वकील के द्वारा। जब इन सबका क्रॉस हो जाता है फिर डिफेंस एविडेंस भी क्लोज कर दिया जाता है।
और उसके बाद जब डिफेंस एविडेंस क्लोज हो जाता है तो एक मौका अदालत देती है रिबटल एविडेंस के लिए। रिबटल एविडेंस का मौका किसको मिलता है? प्लेंटिफ को। रिबटल का मतलब क्या है? रिबटल का मतलब ये है कि अगर डिफेंस के अंदर डिफेंडेंट ने कोई ऐसी बात कह दी है जिसको प्लेंटिफ काटना चाहता है, जिसका कोई जवाब देना चाहता है प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ को एक मौका दिया जाता है कि आप रिबटल एविडेंस दे सकते हैं कि अगर आप डिफेंस में कही गई किसी बात को काटना चाहते हैं। रिबटल हमेशा प्लेंटिफ के द्वारा ही होता है। रिबटल में सिर्फ प्लेंटिफ को मौका दिया जाता है, डिफेंडेंट को नहीं। अब रिबटल एविडेंस होने के बाद केस पहुंच जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती है, दोनों पार्टीज़ के वकील आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। वो रिटन में भी हो सकती है आर्ग्यूमेंट, ऑरल भी हो सकती है। दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, उनकी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फाइनल जजमेंट आती है कोर्ट के द्वारा। जजमेंट आती है, जजमेंट के साथ एक डिक्री बनती है। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री में जजमेंट का पूरा सार होता है। देखिए, जजमेंट जो होती है वो 10 पेजेस की भी हो सकती है, 12 पेजेस की भी हो सकती है, 50 पेजेस की भी हो सकती है, 200 पेजेस की भी हो सकती है। लेकिन जो डिक्री शीट होती है उसमें पूरी जजमेंट का एक सार बना दिया जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेजेस की होती है। उसमें पूरे रिलीफ का जो सार है कि प्लेंटिफ को इतना जो है वो रिलीफ मिलेंगे, इतनी इंटरेस्ट पर इतने पैसे डिफेंडेंट को देने पड़ेंगे, या जो भी है। तो जजमेंट का पूरा सार डिक्री में बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सिविल केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस तरीके से चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।